हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ एमरोही। आज हम लोग फंडामेंटल राइट्स के सेकंड लेक्चर के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फैक्ट्स एंड फीचर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 13 उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे राइट ऑफ इक्वलिटी, आर्टिकल 14 टू 18। इसमें आज हम लोग आर्टिकल 14 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग रूल ऑफ लॉ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। रूल ऑफ लॉ के कुछ एक्सेप्शंस है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट में कौन कौन सी चीज़ इंक्लूड होती है उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। द स्टेट इंक्लूड्स द फॉलोइंग्स, क्या क्या चीज़ इंक्लूड्स होता है इसमें वो देख लेते हैं हम लोग। एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, ठीक है। यानी सेंटर का गवर्नमेंट एंड उसका पार्लियामेंट इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है, जिसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ऑफ यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट, ठीक है। सेम वे में स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ठीक है, ये चीज इंक्लूड होता है। उसके बाद नीचे देखेंगे ऑल लोकल अथॉरिटीज, दैट इज म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, etc। इसमें क्या होता है, जितने भी लोकल बॉडीज हैं वो भी इसमें क्या होता है, इंक्लूड होता है। जैसे आपको यहाँ पे म्युनिसिपैलिटीज है, पंचायत है, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होता है इसमें इंक्लूड हो जाता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं ऑल अदर अथॉरिटीज स्टैट्यूटरी, नॉन स्टैट्यूटरी लाइक LIC, ONGC, सेल, etc, ठीक है। इफ फंडामेंटल राइट्स वायलेटेड बाय स्टेट कैन बी चैलेंज्ड इन कोर्ट। अगर आपके फंडामेंटल राइट का किसी भी प्रकार से वायलेशन होता है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी के जरिए, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं, यानी कोर्ट आप जा सकते हैं अगर वायलेशन हो तो। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 13, ये क्या कहता है उसके बारे में देख लेते हैं। आर्टिकल 13 डिक्लेयर्स दैट ऑल लॉज आर inconsistent with or in derogation of any of fundamental rights shall be null and void। inconsistent का मतलब होता है विरोधी, ठीक है, and derogation का मतलब होता है अपमान, ठीक है। अगर आपके फंडामेंटल राइट के विरोध में कोई कानून बना दिया जाता है या फिर उसका अपमान होता है तो आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसको नल एंड वॉइड कर देगा, यानी उसको जो है निरस्त कर देगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो ये राइट है, ठीक है, ये उनको किसने दिया। वो जो किसी भी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में कोई अगर कानून बनता है, ठीक है, तो उसको नल एंड वॉइड करेगा, ये पावर उनको कहाँ से मिलता है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशरी, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट भी है, ठीक है, आर्टिकल 32, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, ठीक है, और हाई कोर्ट को पावर देता है आर्टिकल 226, यानी 226। ये जो है दैट कैन बी डिक्लेयर्ड अ लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड। मतलब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत किसी भी कानून को जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है, ठीक है, उसको नल एंड वॉइड कर सकता है, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के द्वारा ऐसा कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं राइट ऑफ इक्वलिटी, ठीक है, ये आर्टिकल 14 टू 18 में डिस्कस किया गया है, ठीक है। आज इसमें हम लोग सिर्फ आर्टिकल 14 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं
इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इक्वलिटी बिफोर लॉ को डिस्कस कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसे जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है इसे लिया गया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेजेस, मतलब किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा, सबको इक्वल राइट दिया जाएगा, ठीक है। नो पर्सन, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, हाई हो, लो हो या ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। नो पर्सन इज अबव ऑफ लॉ, कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहां पे डिस्कस कर लेते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इसे यूएसए से लिया गया है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमटेंसेस, मतलब कि समान परिस्थिति में लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, ठीक है, यानी इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए लोगों के साथ। नेक्स्ट है द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कहते हैं समान के साथ समान व्यवहार किया जाएगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि जब यहाँ पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज कह रहा है, सबके लिए इक्वल प्रोटेक्शन है, तो अगर कोई टेररिस्ट है, ठीक है, और कोई पुलिसमैन है, अगर पुलिसमैन टेररिस्ट को मारता है, टेररिस्ट का मर्डर कर देता है, तो इसको क्या किया जाता है, रिवार्ड दिया जाता है, इसको अवार्ड दिया जाता है, सम्मान किया जाता है। लेकिन जब कोई टेररिस्ट किसी पुलिसमैन को मारता है या उसका मर्डर कर देता है, तो इसको क्या होता है, फांसी हो जाता है या फिर बड़ी सजा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज नहीं हुआ, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे सिचुएशन में आर्टिकल 14 क्या करेगा, वहां पे लागू नहीं होगा, ठीक है। ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग रूल ऑफ लॉ को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। रूल ऑफ लॉ कहता है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, दैट इज नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ब्रीच ऑफ लॉ। अब ब्रीच ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, कह रहे हैं कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी आदमी को पनिश नहीं किया जाएगा जब तक वो किसी लॉ को ब्रीच ना करता हो, मतलब किसी लॉ का उल्लंघन ना करता हो, ठीक है, किसी लॉ को तोड़ता ना हो, तब तक उसको पनिश नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, सभी क्या है, कानून के सामने समान है, ठीक है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। उसके बाद थर्ड है सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट सेड रूल ऑफ लॉ इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, रूल ऑफ लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर कहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस टू इक्वलिटी, रूल ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ इज नॉट एब्सोल्यूट, मतलब जो रूल ऑफ इक्वलिटी है ये एब्सोल्यूट नहीं है, यानी परमानेंट नहीं है, ठीक है। प्रेज एंड एनी प्रेसिडेंट गवर्नर्स बोथ एंजॉय द फॉलोइंग इम्यूनिटीज। इम्यूनिटीज के बारे में आप लोग बहुत सुनते होंगे, ठीक है, कि बीमारी के साथ लड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको कुछ फॉलोइंग जो इम्यूनिटीज है यहाँ पे इस पोस्ट को प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस है, इसको देख लेते हैं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। ये एक प्रकार का बेनिफिट्स है जो इस पोस्ट वाले को दिया जाता है। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं हम लोग। पहला है नो आंसरेबल टू एनी कोर्ट, ठीक है। एनी, अगर जैसे कि प्रेज है या गवर्नर है, अगर वो कार्यकाल के दौरान कोई एक्सीडेंट कर देता है, ठीक है, कुछ पर्सनली अगर कुछ एक्सीडेंट कर देता है, कुछ ऐसा घटना कर देता है, तो
कोर्ट में वो आंसरेबल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग हिज ऑफिस टाइम। कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगा उसके कार्यकाल के दौरान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है नो प्रोसेस फॉर अरेस्ट ड्यूरिंग हिज ऑफिस, मतलब उसके कार्यकाल के दौरान उसे अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एक्ट डन बाय हिम इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, ठीक है। अपने पर्सनल कैपेसिटी से अगर कोई कार्य कर दिया है, से एक्सीडेंट कर दिया है, कोई ऐसी दुर्घटना कर दिया है, तो क्या होगा, उसको जो है अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ना ही वो कोर्ट में क्या होगा, आंसरेबल होगा, ठीक है, ना ही उसके प्रति क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, सिविल प्रोसीडिंग्स 2 months नेक्स्ट आफ्टर नोटिस। अगर आप सिविल प्रोसीडिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको नोटिस देना होगा। नोटिस देने के 2 महीने के बाद आप सिविल प्रोसीडिंग कर सकते हैं, नॉट ए क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ठीक है, सिविल प्रोसीडिंग किया जा सकता है। नेक्स्ट है नो प्रोसीडिंग्स एमपी एमएलए एमएलसी स्पीक एनीथिंग कान टेक इनटू द कोर्ट। आप देखते होंगे कि लोकसभा में कभी कभी एक एमपी दूसरे एमपी को गलत बात कहता है, ठीक है, उसको जो है गाली गलौज भी कर देता है कभी कभी, ठीक है, एक दूसरे को मारने के लिए भी चला जाता है। लेकिन ये जो मैटर है वो कोर्ट में नहीं जाता है, उसको ये बेनिफिट दिया गया है कि वहाँ का मैटर वहीं रह जाता है, ठीक है, उसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं आप। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं एम्बेसडर एंड डिप्लोमेट्स एंजॉय इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग, ठीक है। जो एम्बेसडर है और डिप्लोमेट्स है, इसको भी क्या किया जाता है, बेनिफिट्स दिया जाता है। अगर कोई एक्सीडेंट कर दे तो इसके प्रति भी ना ही क्रिमिनल प्रोसीडिंग किया जाता है और ना ही सिविल प्रोसीडिंग किया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने डिस्कस किया, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग इधर हिंदी में डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, ठीक है। राज्य में निम्नलिखित शामिल होते हैं, कौन कौन सी चीज, ठीक है, कार्यकारी एवं विधायी, दैट इज सरकार एवं संसद, यानी सेंटर की बात कर रहा हूं मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, ठीक है। उसके बाद कार्यकारी एवं विधायी, ठीक है, ये राज्य की बात कर रहे हैं, राज्य सरकार और विधानमंडल, ठीक है। सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगर पालिकाएं, पंचायत, जिला, बोर्ड आदि, ठीक है। अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर वैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल etc, ठीक है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार में उल्लंघन होने पर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। हम लोग इधर डिटेल से डिस्कस किए हैं, इसलिए मैं इसको उतना डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 13 क्या कहता है। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि फंडामेंटल राइट्स से असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी, यानी उसको क्या कर दिया जाएगा, नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। कौन कह रहा है, आर्टिकल 13, ठीक है। ये न्यायिक समीक्षा योग्य है। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत किसी भी कानून को जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है उसको नल एंड वॉइड कर देता है, और हाई कोर्ट 226 के तहत इसको राइट दिया गया है कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन होता है या उसका अल्पीकरण होता है या फिर असंगत है तो उसे नल एंड वॉइड कर देगा, ठीक है। जो किसी विधि को फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होने के आधार पर गैर संवैधानिक या अवैध घोषित कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है समानता का अधिकार, 14 से 18। समानता का अधिकार, इसे समता का भी अधिकार कहते हैं, ठीक है, दोनों एक ही है, आप लोग इसको जो है ध्यान में रखिएगा। विधि के समक्ष समता या विधियों के
समान संरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, विधि के समक्ष समता, इसे ब्रिटिश से लिया गया, हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है, इसको पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या होता है विधि के समक्ष समता, ये क्या होता है उसको देख लेते हैं हम लोग। किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं, ठीक है, सब इक्वल है। कोई व्यक्ति चाहे अमीर गरीब ऊंच नीच, ठीक है, सबको क्या होगा, इक्वल राइट मिलेगा, और कोई व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं होगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं विधियों के समान संरक्षण, इसे यूएसए से लिया गया है। ठीक है, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होगा। ठीक है, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होगा, बिना भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं विधि का शासन। ठीक है, इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति। ठीक है, यानी यहाँ पे जो हम लोग पढ़े थे एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। ठीक है, दैट इज क्या होता है इसका मतलब, ये देख लेते हैं। किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति गलत करेगा तभी उसको सजा मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है कोई व्यक्ति अमीर हो गरीब हो ऑफिशियल हो नॉन ऑफिशियल हो, ठीक है, कानून के ऊपर नहीं, सब क्या है, बराबर है, कोई कानून के ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट विधि का शासन ही संविधान का मूलभूत तत्व है। ठीक है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर। समता के अपवाद हैं कुछ। ठीक है, कुछ अपवाद को देख लेते हैं। विधि के समक्ष समता का नियम पूर्ण नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। भारत के प्रेस और गवर्नर्स को निम्न शक्तियां प्राप्त है। कौन कौन से, ये आर्टिकल 361 के तहत। ठीक है, पहला है प्रेस और गवर्नर अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्य के किसी भी कोर्ट में जवाबदेह नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने इधर डिस्कस किया है, कोई दंडित कार्यवाही प्रारंभ नहीं होगा उसके कार्यकाल के दौरान, उसकी गिरफ्तारी या कारावास नहीं होगा उसे। ठीक है, दीवानी का मुकदमा 2 माह के सूचना के बाद चलाया जा सकता है। ठीक है, यानी सिविल प्रोसीडिंग। उसके बाद नेक्स्ट है दीवानी या फौजदारी का मुकदमा एमपी एमएलए एमएलसी पर नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, उसके बाद लास्ट है विदेशी संप्रभु राजदूत एंड कूटनीति पर भी दोनों मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, यानी ना ही क्रिमिनल प्रोसीडिंग और ना ही सिविल प्रोसीडिंग। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। फॉर द लेटेस्ट वीडियो like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.